आनंदगिरी आद्या प्रसाद तिवारी की अर्जी खारिज हो गई है। संदीप तिवारी की डिस्चार्ज एप्लीकेशन भी खारिज हो गई है। सेशन कोर्ट से आरोपियों की डिस्चार्ज एप्लीकेशन खारिज कर दी गई है। साक्ष्य नहीं होने के कारण रिहा करने की मांग थी इनकी, इसे खारिज कर दिया गया है। डिस्चार्ज एप्लीकेशन खारिज होने के बाद अगर आरोपियों की ओर से कोई एप्लीकेशन नहीं आती है तो सेशन कोर्ट शाम को आरोपियों पर चार्जेस फ्रेम करेगा। आरोप तय होने के बाद मुकदमे का ट्रायल शुरू हो जाएगा। और आपको बताएं कि 20 सितंबर 2021 को श्री मठ बागंबरी गद्दी के गेस्ट हाउस में महंत नरेंद्र गिरी मृत पाए गए थे। उनके शिष्य आनंद गिरी पर आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप है। 22 सितंबर 2021 से जेल में बंद है आनंद गिरी और दो अन्य आरोपी आद्या प्रसाद तिवारी और संदीप तिवारी नैनी सेंट्रल जेल में बंद है। अगली खबर बुलंदशहर से। शीशा लदे ट्रक में आग लगने की खबर है। हाई टेंशन वायर की चपेट में आने से आग लग गई है। दमकल विभाग की गाड़ियों ने इस आग पर काबू पा लिया है। आग लगने के बाद चालक और परिचालक ट्रक छोड़कर फरार हो गए। पासू रोड स्थित प्रेम नगर के पास यह हादसा हुआ है। आप देखिए तो कैसे बुझाया गया आग को जो ट्रक में लगी हुई थी। दमकल विभाग की गाड़ियों ने इस आग पर काबू पाया है। ट्रक में आग लगी, लाखों का सामान जलकर खाक। शीशा लदा हुआ था इस ट्रक में और ये सब जलकर खाक। आप ट्रक की हालत देख लीजिए बुझाए जाने के बाद। दमकल विभाग की गाड़ियों ने इस ट्रक में लगी आग को बुझाया। बुलंदशहर की तस्वीर। उस्मान एनकाउंटर पर बोले हैं एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार। उमेश हत्याकांड में अब तक 2 अपराधी ढेर हुए हैं और सभी आरोपियों को बहुत जल्द पकड़ लेंगे, ये कह रहे हैं एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार। लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने तमाम बातें कही हैं। कहा है कि जवाबी फायरिंग में उस्मान मारा गया है और इस मुठभेड़ में एक सिपाही भी जख्मी हुआ है। किसी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। उमेश की हत्या के दौरान फायरिंग करता दिखा था उस्मान। ये भी बताया गया कि पहली गोली उस्मान ने ही चलाई थी उमेश पाल पर, यह रहा, और इसे आज एनकाउंटर के दौरान ढेर किया गया। मुठभेड़ में पुलिस का एक सिपाही भी जख्मी हुआ है। अब तक कुल 2 एनकाउंटर हो चुके हैं और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने कहा कि कोई भी अपराधी बचेगा नहीं और उन्हें बचाने वाले भी नहीं बचेंगे, ये भी उन्होंने बयान दिया। अब तक 2 आरोपी ढेर हो चुके हैं, बाकी की तलाश जारी है। आज उस्मान मारा गया है, 50,000 रुपए का इनाम घोषित था उस पर। प्रयागराज पुलिस को एक उल्लेखनीय सफलता मिली जब इस शूटआउट में शामिल उस्मान, जो कि कौड़ियारा थाने का प्रयागराज का रहने वाला था, वह उसी थाना क्षेत्र में एक साहसिक मुठभेड़ में घायल हुआ। घायल उस्मान को तत्काल अस्पताल शिफ्ट किया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हुई। उपरोक्त उस्मान पे 50,000 का इनाम था। दिनांक 24 फरवरी को इससे जुड़ा एक व्यक्ति अरबाज, जो कि उस दिन क्रेटा गाड़ी को चला रहा था घटना के दिन, उसकी एक पुलिस मुठभेड़ में मृत्यु हुई थी तथा इसका एक साजिशकर्ता सदाकत 27 फरवरी को जेल भेजा गया था। सबको बताया जा चुका था कि इसका कोई भी व्यक्ति जो इस हत्याकांड में शामिल है बचने नहीं पाएगा और सभी लोग कानून के दायरे में लाए जाएंगे। साथ ही साथ जो लोग ऐसे व्यक्तियों को छुपाते हैं या शरण देंगे, वो भी इनको अभियुक्तों को छुपाने और उस हत्याकांड में मदद करने के भागीदार होंगे। फायरिंग करके तथा बम फेंक के की थी। उस दौरान उनकी सुरक्षा में लगे 2 पुलिस के जवान भी घायल हुए थे। बाद में हमारे दोनों जवान भी शहीद हुए।
शहीद जवानों के परिवारजनों को शासन के द्वारा जो अनुमान्य सहायता राशि थी वो मुहैया करा दी गई है। और प्रयागराज में उस्मान के मारे जाने पर परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने पुलिस की तारीफ की। उन्होंने दावा किया कि अपराधियों पर सख्त कार्रवाई हो रही है। उमेश पाल की हत्या में जिस व्यक्ति ने पहली गोली चलाई थी उसे प्रयागराज में एनकाउंटर कर दिया गया है। हमारे साथ में समय परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह जी हैं। सर, प्रयागराज कांड में एक और एनकाउंटर हुआ है, जिसने पहली गोली चलाई थी उमेश पाल पर, उसका भी एनकाउंटर हो गया है। बहुत बहुत पुलिस को बधाई इसके लिए कि बहुत कम समय में जो भी अपराधी हैं उनको उन पर सख्त कार्रवाई हो रही है और सरकार इस पर अपराध के मामले में सख्त है। किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो कितना भी प्रभावशाली क्यों ना हो, उसको कानून अपने हाथ में लेने का कोई अधिकार नहीं है। और मैं कह सकता हूं कि पुलिस अपना काम कानून के दायरे में रह करके कर रही है। जब अपराध होता है तब भी विपक्ष सवाल उठाता है, और जब उसके बाद बुलडोजर की कार्रवाई हो या फिर एनकाउंटर हो तब भी सवाल उठते हैं आप लोग पर। देखिए, विपक्ष का काम है सवाल उठाना, वो सवाल उठाते रहे। सरकार का काम है कि उत्तर प्रदेश में एक अमन चैन का वातावरण हो, हर आदमी अपने आप को सुरक्षित महसूस करे, ये काम सरकार का है। और विपक्ष का काम है भाई सरकार के कामों पर एक अंकुश का काम है। तो अपना वो जब उनके पास कोई मुद्दे नहीं हैं तो इस सब चीज़ों में ही अपने आप को विपक्ष जो है रहता है, क्योंकि विपक्ष के पास कोई इस तरह का कोई अब मुद्दा नहीं रह गया है। एक सवाल देखिए सेठर, अभी सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव अमेठी गए, वहाँ पर गायत्री प्रजापति से मिले और एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि चाहे गायत्री प्रजापति हो या सपा के बाकी नेता, झूठे आरोपों में उनको फंसाने का काम भाजपा कर रही है, लेकिन न्याय प्रणाली से हमें भरोसा है, न्याय मिलेगा। देखिए, गायत्री प्रजापति जी उनके पार्टी के सदस्य हैं और उनकी पत्नी समाजवादी पार्टी की एमएलए हैं। तो ऐसे लोग समाजवादी पार्टी में ज़्यादा हैं, तो अपने कार्यकर्ताओं की बात वो करते हैं। लेकिन इस तरह के मामले में भी क्या पैरवी करना आप किस तरह से देखते हैं? क्या लगता है 2024 को लेकर, जातिगत समीकरण, इन सब चीज़ों को लेकर? देखिए, 2024 में तो जनता का स्पष्ट मत है कि जिस तरह से 14, 17, 19 और 22 में मोदी जी की लहर को लोगों ने देखा, बेमेल गठबंधन किया, उसके भी जनता जो है गुमराह होने वाली नहीं। और इस बार तो मोदी जी की सुनामी आएगी, जो 2-4 बच्चे हुए हैं वो भी उसमें बच जाएंगे। कैमरा सहयोगी हरिओम के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। और यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने भी बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने कहा था अपराधियों को मिट्टी में मिला देंगे, आज वही किया गया। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था एकदम चुस्त है, ये कहना है मंत्री धर्मपाल सिंह का। मुख्यमंत्री की बात उन्होंने याद दिलाई, कहा मुख्यमंत्री ने कहा था अपराधियों को मिट्टी में मिला देंगे, और वही हुआ है। योगी सरकार आज निश्चित रूप से अपराधियों को मिट्टी में मिलाने का काम कर रही है। इससे उत्तर प्रदेश की जनता में, सामान्य जनता में खुशी की लहर दौड़ी है कि उत्तर प्रदेश में अब कानून का राज्य स्थापित है। 10 दिन से ऊपर हत्याकांड हो गए, लेकिन अतीक अहमद के पुत्र अभी भी फरार हैं। 2.5 लाख का इनाम घोषित किया गया है। कई सारे और भी शूटर लगातार फरार चल रहे हैं। देखिए, अपराधी देश में हो या विदेश में चला जाए, किसी भी खो में, गुप्त गुफा में छिप जाए, उसे योगी सरकार निकाल कर ला कर उसे दंडित करने का काम करेगी। अपराधी किसी भी पहुंच वाला हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा। उसे हर हाल में दंड देने का काम योगी सरकार की प्राथमिकता में है। तो बसपा अध्यक्ष ओपी राजभर ने सपा और बसपा पर प्रहार किया है। सपा और बसपा ने अपराधियों को ही टिकट दिया, ये कह रहे हैं ओपी राजभर। सपा से तो बढ़िया कांग्रेस पार्टी है। सपा ने ही अतीक अहमद को सांसद बनाया है। कांग्रेस पार्टी के लोग अपराधी पालते थे, कांग्रेस पार्टी अपराधियों को टिकट नहीं देती थी। गरीबों का वोट लूटने के लिए अपराधी पालते थे, ये कहना है ओम प्रकाश राजभर का। तो एक साथ उन्होंने सपा, बसपा और एक तरीके से कांग्रेस को भी निशाने पर लिया है। बसपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर सब कुछ कह रहे हैं।
सांसद चुने गए समाजवादी पार्टी के टिकट पर, इसको तो कोई नहीं जुटला सकता है। वही अतीक अहमद है ना, दूसरे तो नहीं ना अतीक हैं। इनकी चर्चा हो रही है, फिर उन्होंने क्यों सांसद बनाया? समाजवादी पार्टी से तो बढ़िया कांग्रेस पार्टी थी। कांग्रेस पार्टी के नेता लोग अपराधी पालते थे, लेकिन टिकट कांग्रेस नहीं देती थी। गरीबों का वोट लूटने के लिए अपराधी पालते थे। और समाजवादी पार्टी बसपा ने क्या किया? अपराधी ने को टिकट दे दी। ओम प्रकाश राजभर का बयान आपने देखा। इधर अखिलेश यादव के गायत्री प्रजापति पर दिए बयान पर घमासान मचा हुआ है। केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर प्रहार किया है। मामला कोर्ट में है और ऐसे में बयान नहीं देना चाहिए, ये बात कह रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य। गायत्री प्रजापति की सपा सरकार में गिरफ्तारी हुई थी, ये भी कह रहे हैं। कार्रवाई होती है तो भाजपा को दोषी ठहरा देते हैं। जनता 2024 में करारा जवाब देगी, केशव प्रसाद मौर्य का बयान। और इस तरीके से ये बयान देकर उन्होंने अखिलेश यादव को घेरा है। अखिलेश यादव ने कहा कि गायत्री प्रसाद प्रजापति के साथ अन्याय हुआ है। परिवार के साथ अन्याय हुआ है और हमें उम्मीद है कि न्यायालय उनकी मदद करेगा, न्यायालय से उन्हें न्याय मिलेगा। और यही भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने और इनके लोगों ने न जाने कितने लोगों को झूठा फंसाया है। दरअसल सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव कल अमेठी में गायत्री प्रजापति की बेटी के विवाह में शामिल हुए थे और वहां पर उन्होंने गायत्री प्रजापति को लेकर बड़ा बयान दिया था। उन्होंने दावा किया था कि गायत्री प्रजापति के खिलाफ अन्याय हुआ है, उन्हें न्याय जरूर मिलेगा। अखिलेश मेरा यादव ने अपना इसमें स्पष्ट कहना है कि जब गायत्री प्रजापति जो उन्हीं की सरकार के मंत्री थे, गिरफ्तारी हुई थी तो उनकी सरकार के समय गिरफ्तारी हुई थी। और वह जब मामला न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है, उसमें मैं नहीं चाहता हूँ कोई टिप्पणी करें, लेकिन इस समय एक फैशन बन गया है राजनीति के अंदर, वो चाहे सपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे अन्य भ्रष्टाचार के आरोपी दल हों, चाहे किसी प्रकार के अपराध के षड्यंत्र के दोषी हों, अगर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हो तो वो सीधे भाजपा की सरकार को दोषी ठहरा देंगे कि यह जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे हैं। भले ही उनके यहाँ कोठरी कोठरी भर के नोटें मिलें, सोने की सिल्लियाँ मिलें, चांदी की सिल्लियाँ मिलें, भले ही उनके खिलाफ अपराध के कितने सबूत मिलें, लेकिन वह देश को, प्रदेश को, यहाँ की व्यवस्था को बदनाम करने की एक असफल कोशिश 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले करने की शुरुआत किए हैं। प्रदेश की जनता इस बात को भली प्रकार समझ रही है और इसका जवाब 2024 में इन सबको मिलेगा। आगरा मेट्रो डिपो में पहली मेट्रो पहुंची। गुजरात के सावली में बनकर तैयार मेट्रो में 3 कोचेज होंगे और इसकी रफ्तार 80 से 90 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। आगरा मेट्रो डिपो से संवाददाता नितिन उपाध्याय की रिपोर्ट देखिए। विरासत के नए सफर पर आगरा मेट्रो तेजी से आगे बढ़ रही है। साल 2024 की शुरुआत में फर्स्ट फेज़ के प्रायोरिटी कॉरिडोर पर मेट्रो ट्रेन संचालित हो जाएगी। अभी हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे थे, उन्होंने इस तरह का दावा किया था और आज मेट्रो डिपो में पहली जो मेट्रो ट्रेन है वो पहुंची है। 3 कोच की आगरा में मेट्रो ट्रेन चलेगी और आप देख सकते हैं कि उसकी अनलोडिंग जो सेरेमनी है इस समय चल रही है। और क्या क्या इस मेट्रो ट्रेन में खासियत हैं, खूबियाँ हैं, हमारे साथ बात करने के लिए PRO पंचानन मिश्रा जी हैं। आप बताइए, ये मेक इन इंडिया आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत पूरी तरह से मेट्रो ट्रेन अब धरातल पर उतर रही है, बहुत तेज़ी से काम आगे बढ़ रहा है, क्या क्या खूबियाँ हैं? देखिए, UPMRC के अंतर्गत लखनऊ, कानपुर के बाद अब आगरा भी तीसरा शहर है जहां मेट्रो चलने वाली है। तो आगरा का जो टाइमलाइन है अगले साल की है, लेकिन बड़ा दिन इसलिए है क्योंकि मेट्रो की ट्रेन, पहली ट्रेन जो है आगरा पहुंच चुकी है। तो देखिए, आप ये देख रहे हैं जो ट्रेन है ये वडोदरा से चली है, सावली से, जहां पर एल्स्टॉम का मेक इन इंडिया के तहत भारत सरकार के अंतर्गत इसको बनाया गया और UPMRC की जो ट्रेन यहाँ पर आ गई है। टोटल 28 ट्रेनें आनी है, इसमें से प्रायोरिटी कॉरिडोर में 5 से 6 ट्रेनें होंगी। तो पहली ट्रेन आ गई, पहली ट्रेन के 3 कोच है तो वो अनलोड हो रहे हैं। और देखिए, इसलिए खासियत इस बात के लिए भी है क्योंकि बहुत सारी अत्याधुनिक फीचर हैं इसमें। अंदर आप मोबाइल्स का जो है USB चार्जिंग भी कर सकते हैं। इसमें अंदर CCTV कैमरा भी लगे हुए हैं करीब 56 के आसपास, जो यात्रियों की सुरक्षा के लिए हैं। पूरा अल्ट्रा मॉडर्न टेक्नोलॉजी से इसको पूरा कहा जाए बनाया गया है, एक तरह से अत्याधुनिक सुख सुविधाओं से लैस
पूरी तरह से एनर्जी सेविंग भी रहेगी। करीब बताया जा रहा है करीब 35% आप एनर्जी बचा सकेंगे, बिजली बचा सकेंगे। बिल्कुल, देखिए ट्रेन जब चलती है तो ब्रेक लगती है, तो ब्रेक लगने पे एक रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम होता है, तो 35% एनर्जी मान लीजिए जनरेट किया और वापस फिर ग्रिड में भेज देती है वो। तो यानी कि ट्रेन अगर चल रही है 100% एनर्जी खर्च की तो उसके बाद सिर्फ 65% एनर्जी वो लेगी, 35% दूसरी ट्रेन के लिए भेज देगी। मॉडर्न टेक्नोलॉजी बेस्ड ये ट्रेन है। देखिए 3 उसके जो कोचेस हैं वो आपको मैं तस्वीरों के जरिए दिखा रहा हूँ। 7 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगरा मेट्रो की आधारशिला रखी थी और उसी क्रम में काफ़ी तेज़ी से काम चल रहा है। करीब दोनों जो अगर फेजेज़ मिलाए जाएँ तो 30 किलोमीटर का जो ट्रैक बिछाया जाना है, जिसका जो फर्स्ट फेज़ का जो प्रायोरिटी कॉरिडोर है उस पर जो 6 मेट्रो स्टेशन जिसमें बन रहे हैं, जिसमें 3 एलिवेटेड मेट्रो स्टेशन हैं, 3 अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन है। सरकार का प्रयास है कि साल 2024 की शुरुआत में फर्स्ट फेज़ के प्रायोरिटी कॉरिडोर पर मेट्रो संचालित कर दें। आगरा से नितिन उपाध्याय, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।